एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में हम कर रहे हैं हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर करेंगे 208। हरियाणा सीईटी के हम 7 प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू कर चुके हैं और ये 8वां हमारा प्रैक्टिस सेट है जो आज हम करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और सारा कुछ उसी पैटर्न पर होगा जो HSSC पूछती है। HSSC जो सीईटी के एग्ज़ाम में जो पैटर्न पूछेगी, जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए गए हैं और सेम एज इट इज़ पैटर्न में सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे इस प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, 100 क्वेश्चंस इसमें होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और हर क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन करवाया जाएगा। डिटेल में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे करवाया जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेट चेक करना है, पहले आंसर चेक करने से पहले आप खुद ट्राई कर लेना कि आपको आता है या नहीं आता उसके हिसाब से, क्योंकि सीईटी जो क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो इसी में से आएगा। अब जब तक सीईटी का पेपर नहीं होता तब तक हम डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे, आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे इसके साथ एक साथ ही सारे का सारा। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हम लगातार 7 कर चुके हैं, 8वां चल रहा हमारा। और ये जो प्रैक्टिस सेट सीरीज जो तैयार की गई है ये आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा तैयार की गई है। ये उनके हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज क्लास फटाफट शुरू करते हैं और ये 8वां हमारा प्रैक्टिस सेट है जो हम करने वाले हैं। 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF अवेलेबल है। नॉलेज हब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है नॉलेज हब के नाम से, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर PDF मिल जाएगी आपको। इसके अलावा जो पहली बार क्लास देख रहे हैं वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो 8वां प्रैक्टिस सेट है, जो टेस्ट सीरीज़ है या फिर इसको मॉक टेस्ट बोलते हैं, वो हम करने लग रहे हैं। 7 हम कर चुके हैं, अब अपनी तैयारी के हिसाब से वो जरूर कर लेना। तो आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो वैदिक सभ्यता से अलग थी। किस यहाँ पे क्यों अलग थी? इसमें है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता अलग अलग क्यों थी। तो ऑप्शन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। दूसरा है इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। तीसरा है इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। चौथा है उपरोक्त सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, ये सही बात है बिल्कुल। और जो सिंधु घाटी की जो लिपि मिली है वो पिक्चोग्राफिक बोलते हैं, जो पिक्टोग्राफिक बोलते हैं कि चित्रलेखीय लिपि थी इनकी। लेकिन सिंधु घाटी के लोग जो लोहे से अनजान थे, लोहे धातु के बारे में नहीं ज्ञान था और रक्षा शास्त्रों का भी इनके अभाव था। यानी कि चारों कथन उचित हैं। ये अंतर है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी और ये पिक्टोग्राफिक होती थी, यानी कि चित्रलेख जो लिपि होती थी इनकी वो चित्रीयकारी होती थी। और ये लोग लोहे से अनजान थे, शास्त्रों के ज्ञान का अभाव नहीं था, अस्त्र शस्त्र के बारे में। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें क्या दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में तो लेखक का नाम दिया, ये लेखक है अलग अलग, और सूची 2 में ये उनकी किताब का नाम दिया है। ठीक है, किस लेखक ने क्या रचना करी है वो बताना है। जैसे जियाउद्दीन बर्नी, मिनहाज उर सिराज, तारिक ए फिरोज शाही और तबाक ए अकबरी, ये लेखक हैं और ये इनके अलग अलग रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का आपको मिलान करना है। तो जियाउद्दीन बर्नी ने जो लिखी थी वो लिखी थी याहीन बिन अहमद। याहीन बिन अहमद ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। इसके अलावा मिनहाज उर सिराज तजुल मसीर, तारिक ए फिरोज शाही ये है तबाकत ए निशरी और तबाकत ए अकबरी ये है हसन निजामी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी के हिसाब से इनकी परफेक्ट मैचिंग होगी। और ये कुछ अलग अलग गलत दे रखा है, मतलब ये 1-2 राइटर के नाम हैं और 1-2 किताब के नाम इधर दे रखे हैं। ठीक है, ये आपको मिलाने हैं लेखक और किताबों के हिसाब से। एक बार बताता हूँ, जियाउद्दीन बर्नी का ये आएगा याहीन बिन अहमद, मिनाज उर सिराज का आएगा ताजुल उर मासिर, तारिक ए फिरोज शाही तबकात ए नसीरी और तबकात ए अकबरी ये आएगा हसन मिराजी। इस हिसाब से ये इसका मिलान होना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, गांधी इरविन समझौते में किसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसमें किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, MR जयशंकर और CY चिंतामणि। देखो ये 5 नाम दे रखे, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नीचे दे रखे, ये देखो
इन पांचों में से किन दो जनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गांधी इरविन समझौता के लिए? आप ध्यान रखना, ये ऑप्शन पढ़ के करना ही है, ये ऊपर वाले ऑप्शन नहीं है कहीं आप सीधा तेज बंदूक सप्रू पे लगाओ 2 लगा के चले जाओ। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग। तो गांधी इरविन समझौता ये हुआ कब था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। ये डेट जरूर याद रखना, 5 मार्च 1931 को। एक चीज़ और ध्यान रखना, गांधी इरविन समझौते के बाद ही महात्मा गांधी ने जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, उसमें भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, और इसी के बाद इरविन के साथ समझौते के बाद ही गांधी ने जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। और गांधी इरविन समझौते में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? एक तो निभाई थी तेज बहादुर सप्रू ने, और एक निभाई थी M.R. जैकर ने, M.R. जैकर, यानी कि 2 और 4, इन दो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन बी है 2 और 4, इन दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गांधी इरविन समझौता के लिए, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जैकर। 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें दिया है कि किसी राज्य की विधान परिषद किसके द्वारा सर्जित या उत्साहित की जाती है? देखो विधान परिषद दिया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखो सभी राज्यों में तो होती नहीं है ये। इसमें बताया कि जो विधान परिषद है ये किसके द्वारा, कौन इसको बना सकता है और कौन इसको ख़त्म कर सकता है विधान परिषद को? पहला ऑप्शन है कि राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, केवल संसद द्वारा, या फिर है ऑप्शन तीसरा कि राज्य विधानमंडल द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा, या फिर मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। देखो ये दिया गया है आर्टिकल 169(1) के अंदर। 169(1) जो विधान परिषद है उनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 169(1) में। और जो विधान परिषद है ये किसके द्वारा की जाती है? ये बनाई जाती है राज्य विधानमंडल के द्वारा। जो राज्य का जो विधानमंडल है वो ही एक रेजोल्यूशन पास करेगा, ठीक है, एक प्रस्ताव पास करेगा कि विधान परिषद बनानी है या उसको ख़त्म करना है। और इसके लिए क्या होता है, 2/3 बहुमत से ये पास करना पड़ता है इनको। राज्य विधानमंडल में 2/3 बहुमत से ये पास होगा, ठीक है, वोटिंग होगी, उसके बाद जो मेंबर प्रेजेंट है उनका 2/3 मेंबर होने चाहिए इस बहुमत को, इस जो प्रस्ताव है उसको पारित करने के लिए। 2/3 बहुमत द्वारा राज्य का जो विधानमंडल वो उसको पास करके संसद में भेजेगा, उसके बाद वहाँ पर विधान परिषद बनाई जाएगी या फिर ख़त्म करी जाएगी। अनुच्छेद 169(1) में इसके बारे में बताया गया है राज्य विधान परिषद के क्रिएशन और अबोलिशन के बारे में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा राज्य विधान परिषद के संबंध में। अगला है प्रश्न नंबर 5, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी या रेगड़ मिट्टी जो बोलते हैं, और रेगड़ मिट्टी का जो दूसरा नाम क्या है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी या फिर मिश्रित लाल पीली मिट्टी। तो रेगड़ मिट्टी का दूसरा नाम है वो है काली मिट्टी। क्या होता है इसका नाम? दूसरा नाम काली मिट्टी नाम है। और काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? वो होती है कपास के लिए। कपास के लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? काली मिट्टी। काली मिट्टी किसको कहते हैं? रेगड़ मिट्टी को। अच्छा, काली मिट्टी के अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है एल्यूमिनियम और आयरन। काली मिट्टी के अंदर एल्यूमिनियम और आयरन ये 2 प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है ये, खासकर कपास के लिए, ठीक है। आयरन और एल्यूमिनियम ये इसके अंदर पाए जाते हैं काली मिट्टी के अंदर। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। अगला है प्रश्न नंबर 6, रवा तेल क्षेत्र कहाँ पर है? रवा जो तेल क्षेत्र है ये कहाँ पर है? ऑफशोर रीजन ऑफ कावेरी के तट पर, कृष्णा गोदावरी या कृष्णा गोदावरी रीजन, कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र या गुजरात अपतटीय क्षेत्र में। तो जो रवा तेल मिल है, जो रवा तेल जो क्षेत्र है ये है गोदावरी और कृष्णा के ऑफशोर रीजन में, ईस्टर्न कोस्टल रीजन के पास है ये, पूर्वी घाट है जो उधर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के पास है ये। कहाँ पर है ये? बंगाल की खाड़ी के पास। और कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र के अंदर है। कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र पे है। और ये रवा तेल क्षेत्र किसके द्वारा चलाया जाता है? रिलायंस के द्वारा चलाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। रिलायंस के द्वारा ये मिलाया गया था, रिलायंस के द्वारा। और ये है कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र के अंदर।
कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र के अंदर है ये, ठीक है। जो बे ऑफ बंगाल है इससे 80 किलोमीटर दूर है ये। मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस यहाँ पर पाई जाती है रवा तेल क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 7। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण क्या है? जो डेंटिस्ट जो होते हैं, जो दांत चेक करते हैं, वो किस मिरर का उपयोग करते हैं जिससे उनको क्लियर दिखाए, जूम होकर दिखाई दे। जैसे जाड़ में दर्द होता है ऐसे डालते हैं जिससे उनको क्लियर इमेज दिखाई दे। तो कौन सा मिरर है, कौन सा जो दर्पण है वो प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण? तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो कौन सा मिरर यूज करते हैं? वो करते हैं कॉनकेव, अवतल मिरर यूज करते हैं, ठीक है। जो बाहरी जो उभरा हुआ सरफेस है इस पर पॉलिश हो जाती है और इनर का सरफेस है ये रिफ्लेक्टिव होता है अवतल दर्पण में। इसका मेन क्या है कि दांत के ऊपर जैसे अवतल दर्पण लगाएंगे वो उसको जूम करके बड़ा करके दिखा देगा, क्लियर दिख जाएगा दांत के अंदर क्या लगा हुआ है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इसका उत्तर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। मोती के मुख्य अवयव क्या है? जो पियर्ल बोलते हैं, जो मोती बोलते हैं, हीरे मोती आपने नाम सुना होगा। तो मोती किस चीज़ का बने होते हैं? मोती कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, एरागोनाइट और कांचियोलिन, एमोनियम सल्फेट या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। तो मोती जो बने होते हैं ये किसके बने होते हैं? ये बनाते हैं एरागोनाइट एंड कांचियोलिन, एरागोनाइट और कांचियोलिन के बने होते हैं मोती। इसमें क्या होता है? एरागोनाइट 85% होता है और कांचियोलिन ये 12% होता है और शेष 3% इसके अंदर पानी होता है। मोती के अंदर पानी की भी मात्रा पाई जाती है 3% की, ठीक है, ये ध्यान रखना। एरागोनाइट 85% और कांचियोलिन ये 12% होता है इसके अंदर और 3% इसमें पानी पाया जाता है मोती के अंदर। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये पानी में जो कठोरता होती है ना, परमानेंट हार्डनेस जो होती है पानी के अंदर, पानी में जो कठोरता जो होती है, हार्ड वाटर जो आपने नाम सुना होगा, वो करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरागोनाइट और कांचियोलिन जो मोती के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? ऐसा स्तनधारी प्राणी जो उड़ता हो। जैगुआर, पेलिकन, शुतुरमुर्ग या चमगादड़। तो एकमात्र उड़ने वाला जो स्तनपायी, सिर्फ एकमात्र और कोई नहीं उड़ता, और वो है चमगादड़। एकमात्र स्तनधारी है, मैमल है ये जो उड़ता है, सिर्फ और सिर्फ चमगादड़ है वो। अगला है प्रश्न नंबर 10। इसमें है कि डीएनए में क्या नहीं पाया जाता? डीएनए के अंदर क्या नहीं पाया जाता? ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल या इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए की फुल फॉर्म पहले तो वो देखो, डीएनए का जो पूरा नाम वो क्या है? वो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए की फुल फॉर्म है। अब डीएनए के अंदर जो है स्ट्रक्चर वो होता है स्प्रिंग वाला, हेलिकल जो ऐसे होता है स्प्रिंग की तरह, ये स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ऐसे स्प्रिंग जैसे, ठीक है। डीएनए के अंदर 4 होते हैं, वो 4 बेस पाए जाते हैं डीएनए के अंदर, ए, टी, जी और सी। ए का मतलब होता है एडेनिन, ये वाला। जी का मतलब होता है ग्वानिन, ये वाला। टी का होता है थाइमिन, क्या होता है? थाइमिन। और सी का जो मतलब होता है वो होता है सी का साइटोसिन, सी का साइटोसिन, टी का थाइमिन, ए का एडिसिन और जी का ग्वानिन। ये 4 पाए जाते हैं डीएनए के अंदर, ठीक है, ए, टी, जी और सी, ये 4 बेस होते हैं डीएनए के अंदर। आरएनए के अंदर भी 4 होते हैं। आरएनए के अंदर ए, यू, जी और सी, यानी कि टी और यू का फर्क होता है आरएनए के अंदर। T4 जो थाइमिन था डीएनए के अंदर, वहीं आरएनए के अंदर क्या होता है? यूरेसिल होता है, ठीक है। तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता? डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता। यूरेसिल किसके अंदर होता है? ये आरएनए के अंदर होता है। और यूरेसिल की जगह डीएनए में क्या पाया जाता है? थाइमिन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डीएनए के ऊपर। 4 बेस होते हैं डीएनए में, ए, टी, जी और सी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। और आरएनए में जो थाइमिन है उसकी जगह यूरेसिल होता है। अगला है प्रश्न नंबर 11। एलआईसी के द्वारा
जो पारिस्थितिक तंत्र को बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल का नाम क्या है? LIC के द्वारा एक जो इकोसिस्टम है उसको चेंज करने के नाम से एक पहल शुरू करी गई है, उसका नाम क्या है? जीवन समर्थ, जीवन रक्षक, जीवन साथी या फिर जीवन सुरक्षा? तो LIC के द्वारा जो चलाई गई है जो इकोसिस्टम के लिए वो है जीवन समर्थ। ऑप्शन ए इसका आंसर है। जीवन समर्थ जो एक इनिशिएटिव है जो LIC के द्वारा चलाया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 12, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पैरा ओलंपिक। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 1000% ये क्वेश्चन आएगा इसमें से। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 आप रट लेना, पैरा ओलंपिक, ओलंपिक नहीं पैरा ओलंपिक, ध्यान रखना। जो 2024 का पैरा ओलंपिक हुआ वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ये प्रश्न सुनना एक बार ध्यान से। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक दल के लिए भारत के मुख्य दलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी कि चीफ इस मिशन का किसको बनाया गया था? और ये बनाया था जो वाइस प्रेसिडेंट हैं भारत के जो पैरा ओलंपिक दल के, पैरा ओलंपिक जो कमेटी है ना इंडिया की, उसके वाइस प्रेसिडेंट थे ये। कौन है वो? तो उसका नाम है सत्यप्रकाश सांगवान। ध्यान रखना, सत्यप्रकाश सांगवान थे भारत के मुख्य दलपति के रूप में। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जो पेरिस और पैरा ओलंपिक 2024 की जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, जिस दिन ये शुरू हुआ था, तो उस दिन ध्वज वाहक जो यानी कि भारत का ध्वज पकड़े थे दो जनों ने, दो बंदे थे, फ्लैग होस्टिंग, दो बंदे ध्वज वाहक दो थे। कौन कौन थे वो? एक तो था सुमित अंतिल और दूसरा था भाग्यश्री जाधव। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव ये दोनों थे जो उद्घाटन समारोह में जिसने ध्वज पकड़ा था, इन्होंने आगे। ठीक है, उद्घाटन समारोह में ध्वज वाले थे ये सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। अब जिस दिन क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी, जिस दिन वह ख़त्म हुआ था, उस दिन भी होती है फ्लैग होस्टिंग, जो झंडे फ्लैग मार्चिंग। उस दिन कौन कौन था? तो उस दिन एक तो था हरविंदर सिंह कौन है? ये एक निशानेबाज है, आर्चर है, तीरंदाज है। और दूसरी थी प्रीतिपाल, ये एक धावक है। ये दोनों थे क्लोजिंग सेरेमनी में। ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ठीक है, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। क्लोजिंग सेरेमनी में थे हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। ये ध्यान रखना, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने मेडल टोटल कितने जीते थे? इसमें 29 मेडल जीते थे। गोल्ड 7, सिल्वर 9, ब्रॉन्ज 13। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पेरिस पैरा ओलंपिक पे सुमित अंतिल, भाग्यश्री जाधव, ये ध्यान रखना, दो ओपनिंग में थे ये, और क्लोजिंग सेरेमनी में हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, ये ध्यान रख लेना सारी चीज़। अगला है प्रश्न नंबर 13, वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इन विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड टैब, बॉक्स, सेल और रेंज। तो वर्कशीट के अंदर जहां हम डाटा एंटर करते हैं वो होती है सेल। सेल जो ऐसे ऐसे खाने बने होते हैं, आपने एक्सेल में देखा होगा, तो इन्हीं में हम डाटा डालते हैं, ये सेल होती है। ये सेल कैसे बनती है? जहां पर रो और कॉलम मिलते हैं, एक रो मिलेगी एक कॉलम मिलेगा, तब ये सेल बनेगा ऐसे जाके। कई बार सेल की डेफिनेशन भी आती है, या कई बार ये पूछा जाता है जिस पॉइंट पर रो और कॉलम मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उस पॉइंट को सेल कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर हम डाटा एंटर करते हैं एक एक्सेल के अंदर, वो सेल के अंदर ही हम डाटा एंटर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सेल वाला भी कंप्यूटर पे। अगला है प्रश्न नंबर 14, नोटपैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? नोटपैड के अंदर कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? हेल्प ऑप्शन के लिए। हेल्प ऑप्शन के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है नोटपैड के अंदर? F2, Ctrl+F1, Ctrl+F2 या फिर F1। नोटपैड में हेल्प के लिए सिंपल F1 की का प्रयोग किया जाता है। नोटपैड में F1 दबाते ही हेल्प ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 15, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो हम फाइल बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रिड, वर्कशीट, वर्कबुक या डाटाबेस?
तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो भी हम फाइल बनाएंगे, जो हमने सेव करी है, उसको बोलते हैं वर्कबुक। वर्कशीट वो होती है जिस पे हम काम करने लग रहे हैं, ठीक है। जो टैब जिसके अंदर हम जिस टैब में काम करें वो वर्कशीट है, और जो पूरी फाइल है उसको बोलते हैं वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती है, ध्यान रखना। वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। वर्कशीट तो वो होती है जिस पे हम काम करने लग रहे हैं, जिस टैब पे हम, और वर्कबुक तो होते। तो ये छोटा सा अंतर था वर्कशीट और वर्कबुक में, ध्यान रखना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये। अगला है प्रश्न नंबर 16। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे, इनका गठन किस बैंक में किया गया था? 3 बैंक थे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों बैंक का मर्जर कर दिया गया था और एक नया बैंक बनाया गया था इंडिया के अंदर। किस नाम से वो बैंक बनाया था? कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंपीरियल बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो वो जो नया बैंक बना था वो बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे, ये 3 बैंक शामिल थे। और कब हुआ था इनका मर्ज? ये हुए थे 27 जनवरी 1921 में। 27 जनवरी 1921 में तीनों बैंक मर्ज होके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का इनको नाम दे दिया गया था। ऑप्शन सी इसका उत्तर है। अगला है प्रश्न नंबर 17। हाल ही में समाचार में देखा ई नाम शब्द किससे संबंधित है? ENAM, ई नेम। पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा अपने आप। ई नेम की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप समझ जाओगे। ई का तो मतलब होगा ई, NAM का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम, जो एक पोर्टल चलाया गया है। और ये स्कीम कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 2016 के अंदर, ठीक है। प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई थी ये 14 अप्रैल 2016 के अंदर स्कीम चलाई गई थी ई नाम वाली। तो ये किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर से संबंधित है, ठीक है। 14 अप्रैल 2016 को स्कीम चलाई गई थी, ई नाम स्कीम, जो लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। प्रश्न नंबर 18 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? एक दर्रे जो हैं, जितने भी दर्रे हैं हरियाणा भारत के अंदर, दर्रा जो भी है, जो पासिस बोलते हैं इनको, वो जरूर देख लेना। खासकर अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम का, इनके जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे गिने चुने ही है। जिसके पीछे ला मिल जाए ना थोड़ा सा, जो बोमडीला वगैरह, ये सारे उत्तराखंड के होते हैं, लेकिन नाथुला दर्रा जो है, नाथुला दर्रा है, ये है सिक्किम के अंदर। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है, ध्यान रखना। ये 18 प्रश्न थे, यहाँ से जीके प्लस कंप्यूटर के सारे प्रश्न हो गए। अब आगे शुरू होती है हरियाणा जीके, प्रश्न नंबर 19, और यहाँ से शुरू होती है हमारी हरियाणा जीके। अब लगातार 20-22 जो प्रश्न आएंगे वो हरियाणा जीके के आएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। हरियाणा खालिस्तान तरफ से दिल्ली से घिरा है। हरियाणा इज सराउंडेड बाय दिल्ली फ्रॉम खालिस्तान साइड। कितनी साइड से, मतलब दिल्ली को घेर रखा हरियाणा ने? ये प्रश्न ऐसे है कि ये दिल्ली है और इसके कितनी साइड में हरियाणा है? दिल्ली के कितनी साइड में हरियाणा है? अगर ऐसे दिल्ली बनाए तो दिल्ली के 3 साइड हरियाणा है और चौथी साइड यूपी है। हरियाणा ने दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा, ये ध्यान रख लेना। अगला है प्रश्न नंबर 20। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ाई। देखो ये प्रश्न आया था, जो पहले पेपर हुआ था ना ग्राम सचिव का और पटवारी का, एक बार जो कैंसिल हो चुका था, उस पेपर में आया था ये। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला, इनके बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। कौन सी लड़ाई थी वो? करनाल की लड़ाई, तराइन की लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई या फिर हिसार की लड़ाई? तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो थी करनाल की लड़ाई। कौन सी लड़ाई थी? करनाल की लड़ाई। और इसी लड़ाई में मोहम्मद शाह रंगीला हार गया था, नादिर शाह जीत गया था, और जो भारत से जो कोहिनूर था वो ले गया था, ठीक है। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से वो जीता था, जो पिकॉक थ्रोन बोलते हैं वो, करनाल की लड़ाई के बाद। अगला है प्रश्न नंबर 21। हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच बारिश होती है? हरियाणा में जून और सितंबर में बारिश होती है तो किस हवा के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं, उत्तर पूर्व मानसून हवाएं, उत्तर पश्चिम मानसून हवाएं या फिर दक्षिण पूर्व मानसून हवाएं? तो जून और सितंबर के बीच हरियाणा में जो बारिश होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं, साउथ वेस्ट डिस्टर्बेंस बोलते हैं इनको।
साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो है ऑप्शन ए ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है कि हरियाणा में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। हरियाणा के कोई भी राज्य हो, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोग या फिर राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो सीधा राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और ये होता है आर्टिकल 155 के तहत। अनुच्छेद 155 के तहत जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 23। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, समझ के करना। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है। पनघट का मतलब जो पहले कुएं पे जो पानी लेने जाते थे उसमें। शांत रस की, करुणा रस की, श्रृंगार रस की या फिर वीर रस की। तो जो पनघट पे जो गीत गाए जाते हैं उनमें किस रस की प्रधानता होती है, वो होती है श्रृंगार रस की, श्रृंगार रस की। अगला है प्रश्न नंबर 24। हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी, क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट में भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना। एक हरियाणा का प्लेयर था जो इंडिया का 229वां प्लेयर बना है क्रिकेट के अंदर, वनडे में। कौन था वो, अमन मलिक, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप चहर या फिर नवदीप सैनी। तो 229वां जो प्लेयर बना था वो है नवदीप सैनी, नवदीप सैनी बना था हरियाणा का। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 25। हरियाणा स्किल डेवलपमेंट किस डिपार्टमेंट से संबंधित है। देखो HKRN अलग है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम वो अलग है, ये है हरियाणा स्किल डेवलपमेंट। हरियाणा कौशल विकास ये किससे संबंधित है, योजना से, कृषि विभाग से, पुलिस विभाग या टेक्निकल एजुकेशन। तो ये है टेक्निकल एजुकेशन से। इसको इंग्लिश में नाम याद रखना, स्किल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है ये टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 26 है, हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। यानी कि लोकसभा में पहले तो ये बताओ हरियाणा की सीटें कितनी हैं। लोकसभा में हरियाणा की 10 सीटें हैं। इसमें से रिजर्व कितनी है, 2 सीट SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए, एक अम्बाड़ा की और दूसरी सिरसा की। अम्बाड़ा और सिरसा की 2 सीटें हैं जो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं लोकसभा में। हरियाणा की जो 10 सीटें हैं उनमें से विधानसभा की 90 है, 90 में से कितनी रिजर्व है, 17 सीट रिजर्व है। तो ध्यान रखना, अम्बाड़ा और सिरसा से 2 सीटें रिजर्व कर रखी है। प्रश्न नंबर 27 है, हरियाणा अपनी सीमा इसके साथ साझा करता है। यानी कि हरियाणा की सीमा किस किस राज्य से लगती है, राजस्थान से भी लगती है, पंजाब से भी, हिमाचल प्रदेश से भी। तीनों ही राज्यों से हरियाणा की सीमा लगती है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों से हरियाणा की सीमा लगती है। प्रश्न नंबर 28 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट, उस समय वायसराय कौन था, माउंटबेटन, इरविन, डलहौजी और लिनलिथगो। इसको अगर याद नहीं है ना आपको तो याद करने की छोटी सी ट्रिक है, भारत छोड़ो, छोड़ो का मतलब जाओ, और इसमें है लिनलिथगो, गो का मतलब भी क्या है, जाना। ठीक है, लिनलिथगो, गो का मतलब जाओ यानी कि भारत छोड़ो। तो उस समय वायसराय था लिनलिथगो, गो मतलब जाना, भारत छोड़ो आंदोलन में वायसराय कौन था, लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को। लिनलिथगो उस समय वायसराय था भारत का। प्रश्न नंबर 29 है, पश्चिम यमुना नहर हरियाणा के किस जिले में सिंचाई करती है। पश्चिम यमुना नहर जो है हरियाणा में किस जिले में सिंचाई करती है। और ये जो सिंचाई करती है ये करती है सोनीपत, करनाल, रोहतक, उपरोक्त सभी जिले। तो ये सभी में करती है, सोनीपत में भी करती है, पानीपत में भी करती है, यमुनानगर में भी करती है। ये पश्चिम यमुना नहर ध्यान रखना, जो एकदम जो बाउंड्री पर टच है, इधर से अम्बाड़ा से लेके नीचे दिल्ली तक का जो रास्ता है, उधर जो सारे डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी में पश्चिम यमुना नहर से सिंचाई की जाती है। प्रश्न नंबर 30 है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है उसका। वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, वो है जस्टिस सील नागू। जस्टिस सील नागू ये वर्तमान चीफ जस्टिस हैं। अब इससे संबंधित मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था,
1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब अलग हुआ, तो ये हाई कोर्ट का नाम हो गया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, 1966 में। उस समय जब इसके गवर्नर पहले कौन बने थे, तो वो बने थे मेहर सिंह। पहले जो चीफ जस्टिस बने थे, इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे, वो थे मेहर सिंह। 1966 से लेकर 1970 तक का इनका कार्यकाल था मेहर सिंह का। लेकिन अगर सबसे पहले की बात करो, जब ये लाहौर में बना था, ये शुरू में इसका नाम था पंजाब हाई कोर्ट के नाम से था। पंजाब हाई कोर्ट का मतलब था इसके अंदर जो पंजाब का भी जो एरिया है वो भी शामिल था, राजस्थान के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो एरिया है वो भी इसमें शामिल था। विभाजन से पहले की बात है और ये बात है 1880 की, जब ये पंजाब हाई कोर्ट बना था। उस समय इसके जो सबसे पहले चीफ जस्टिस बने थे वो बने थे हेनरी मेरेडिथ। हेनरी मेरेडिथ ये इसके सबसे पहले चीफ जस्टिस बने थे। पंजाब हाई कोर्ट था 1880 में। ठीक है, उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया था 1920 में, इसका नाम हो गया था लाहौर हाई कोर्ट। 1920 में इसका नाम था लाहौर हाई कोर्ट। और इसके जब चीफ जस्टिस जो बनाए गए थे वो थे सर सादीलाल। सर सादीलाल इसके पहले जो लाहौर हाई कोर्ट है इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे सर सादीलाल 1920 में। इसका नाम था लाहौर हाई कोर्ट। 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान का हिस्सा अलग होगा और इसका फिर से इसका नाम क्या हो गया था, पंजाब हाई कोर्ट इसका नाम हो गया था। ठीक है, पंजाब हाई कोर्ट इसका नाम हो गया था 1947 में। उस समय इसके चीफ जस्टिस बने थे रामलाल। कौन बने थे, रामलाल। और 1966 में इसके चीफ जस्टिस कौन थे, मेहर सिंह। तो 4-5 पर्सन है, ये ध्यान से याद रखना। चीफ जस्टिस जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वर्तमान में है सील नागू। ठीक है, वर्तमान में कौन है, सील नागू। 1966 में कौन था, मेहर सिंह। 1966 में कौन था, मेहर सिंह। 1947 में कौन था, रामलाल। 1947 में कौन था, रामलाल। 1920 में जब इसका नाम लाहौर हाई कोर्ट हुआ तब कौन था, सादीलाल। सादीलाल। और जब 1880 में बना जब कौन था, हेनरी मेरेडिथ, कोई इंग्लिश वो था चीफ जस्टिस। ये 5 नाम आप याद रखना पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस के संबंध में। वर्तमान में है जस्टिस सील नागू। और हाई कोर्ट जो पंजाब हरियाणा इसमें वर्तमान में कितने जज की दे रखी है, 85 जज हो सकते हैं, है लगभग 50 के तकरीबन ही। अगला है प्रश्न नंबर 31। हांसी में स्थित असीगढ़ का किला जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया था क्या कहलाता है। असीगढ़ का किला कहाँ पर है, हांसी के अंदर। निर्माण हुआ था 12वीं शताब्दी में। इसको दूसरा क्या नाम है, असीगढ़ का किला जो हांसी के अंदर है इसका दूसरा नाम क्या है। चाकुओं का किला, कुल्हाड़ी का किला, लाठियों का किला या फिर तलवार का किला। तो असीगढ़ का किला इसका दूसरा नाम है तलवार का किला। तलवार का किला, स्वॉर्ड फोर्ट इसका दूसरा नाम है। तलवार का किला इसका दूसरा नाम है। अगला प्रश्न नंबर 32। सारा गुरपाल जो एक एक्टर है, सिंगर है, कहाँ से संबंधित है, तो ये संबंधित है फतेहाबाद से, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। प्रश्न नंबर 33 है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में कितना परसेंट है, यानी कि हरियाणा की टोटल अगर देश की जनसंख्या 100 है तो हरियाणा की कितने प्रतिशत है। हरियाणा की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है पूरे भारत की जनसंख्या में हरियाणा का। और ये 2011 की ही जनगणना होगी, उसके बाद की जनगणना अभी हुई नहीं है, तो 2011 का ही डाटा पूछा जाएगा। तो वो है 2.09%। 2.09% है ये। प्रश्न नंबर 34 है। नारनौल क्षेत्र किस प्रदेश से सीमाएं लगाता है। देखो नारनौल, एक नारनौंद अलग है, वो नारनौंद है और ये नारनौल। नारनौल जो है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ये आता है महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है, महेंद्रगढ़ के अंदर आता है नारनौल। तो नारनौल की बाउंड्री जो लगती है वो किससे लगती है, राजस्थान से लगती है। ठीक है, राजस्थान से लगती है। अगर आपको ये पता होगा कि नारनौल कहाँ है, महेंद्रगढ़ के अंदर, तो आपको पता है महेंद्रगढ़ को टच कौन करता है, राजस्थान। प्रश्न नंबर 35 है। सीही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है, यानी कि किस कवि का जन्म सीही गांव में हुआ था। संत हरिदास, संत रविदास, संत तुलसीदास या फिर संत सूरदास। सीही गांव के अंदर जो जन्म हुआ था वो था संत सूरदास का। संत सूरदास का सीही गांव में जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 36 है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट RGTPP कहाँ पर है।
राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? कुरुक्षेत्र, सोनीपत, भिवानी या फिर हिसार? राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये है हिसार के अंदर। और इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये है झाड़ली के अंदर, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। हिसार में है राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। प्रश्न नंबर 37 है, फतेहाबाद में दो महत्वपूर्ण स्मारक हैं, एक तो है लाट की मस्जिद और दूसरी कौन सी है? एक तो है लाट की मस्जिद और दूसरी कौन सी है? दूसरा है हुमायूं की टॉम्ब। हुमायूं जो मस्जिद है वो भी फतेहाबाद के अंदर है। अगला है प्रश्न नंबर 38। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, समझ के करना। अरावली पहाड़ियों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? अरावली पहाड़ियों को मोरनी पहाड़ियाँ, तिपरा पहाड़ियाँ, मेवात पहाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अरावली है कहाँ। अगर ये हरियाणा है तो जो दक्षिण हरियाणा साउथ इधर है अरावली की पहाड़ियाँ, और ऊपर है ये है शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियों में ही है मोरनी की पहाड़ियाँ। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला, 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण हरियाणा में है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो अरावली की पहाड़ियों को तो दूसरा नाम क्या हो गया? मेवात की पहाड़ी। मेवात की पहाड़ी। प्रश्न नंबर 39 है, अम्बाड़ा जिले में क्या है? अम्बाड़ा जिले के अंदर मिक्सी उद्योग, उत्तर रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय नॉर्दर्न रेलवे का, रेलवे गैरेज और वैगन वर्कशॉप, या उपरोक्त सभी। अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है? तो देखो, नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर भी है, डिविजनल हेडक्वार्टर, मिक्सी सिटी भी है, रेलवे गैरेज और वैगन की वर्कशॉप भी है। तो ये सारा कुछ कहाँ पर है? अम्बाड़ा के अंदर है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 जो हरियाणा जीके का आखिरी प्रश्न है, कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए, यानी कि साइंटिफिक सिटी भी हम बोलते हैं इसको, साइंस सिटी भी कहा जाता है। अम्बाड़ा, पानीपत, गुड़गांव या फिर हिसार? तो साइंस सिटी किसे कहा जाता है? अम्बाड़ा को। किसे कहा जाता है? अम्बाड़ा को। तो ये हमारे 22 प्रश्न थे लगभग हरियाणा जीके के, और ये टोटल जीके हमारी पूरी हो गई। 40 नंबर की जीके आएगी सीटी के अंदर। उसमें कंप्यूटर भी आ गया, नेशनल जीके भी आ गई, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हरियाणा जीके आएगी सबसे ज़्यादा नंबर की, 20-22 नंबर की। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे 40 जो प्रश्न है वो पूरे हो गए। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 41 से इंग्लिश। इंग्लिश कर लो, देखने में आए बच्चे इंग्लिश इग्नोर कर रहे, ऐसा नहीं करना। इंग्लिश पेपर में आएगी 10 से 15 नंबर की इंग्लिश आएगी। एग्जाम पैटर्न में थोड़े प्रश्न हटा दिए तो इंग्लिश और हिंदी का वेटेज बढ़ेगा। पहले 8, 7, 8 नंबर की इंग्लिश आती थी, अब 10 से 15 नंबर की इंग्लिश आएगी। आसान ही इंग्लिश आएगी, अब थोड़ी सी ट्राई करके देखो। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 है, इंग्लिश का पहला प्रश्न है, दिस क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग। विल बी का मतलब होता है किया जाएगा, भविष्य में। ये प्रश्न जो है ये मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। इसका मतलब जो मीटिंग होगी तब डिस्कस किया जाएगा। यस्टरडे का कोई मतलब ही नहीं, भविष्य की बात कर रहे हैं हम। लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक कुछ भी नहीं आएगा। लास्ट का मतलब जो बीत गया, वो पिछला सप्ताह या पिछले साल या यस्टरडे। लेकिन इसमें दिया है विल बी। विल का मतलब होता है भविष्य, फ्यूचर टेंस के लिए विल। तो फ्यूचर टेंस का मतलब आने वाली दिन में मीटिंग होगी। तो मीटिंग कब होगी? फिर वो टुमारो होगी। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। विल अगर दे दिया तो मतलब होगा भविष्य की बात होगी। और यस्टरडे होता है जो बीत गया कल। लास्ट वीक हो गया जो पिछला सप्ताह था। लास्ट ईयर हो गया पिछला साल। लेकिन आने वाला कल क्या होता है? टुमारो। तो ये क्या आएगा? टुमारो इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 क्वेश्चन नंबर, द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स ब्लैंक ए प्रैक्टिस साइट टू वॉच। द फ्लाइट ऑफ जो पक्षी उड़ते हैं, एक देखने का दृश्य होता है, एक सुंदर दृश्य होता है। हैज, आर, हैव या इज। तो द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स जो पक्षियों की उड़ान है ये होती है, इज ए प्रेटी साइट टू वॉच, एक सुंदर दृश्य होता है देखने का। द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स ये एक सिंगुलर फ्रेज है। द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स देख के आर मत लगा देना। द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स एक सिंगुलर फ्रेज है, पक्षियों की उड़ान। उड़ान एक सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा, ऑप्शन डी। अब आ गया ईडियम, टू सी आई टू आई, आंखों में आंखें डाल के देखना। टू सी आई टू आई का मतलब आंखों ही आंखों में देखना। अब जैसे आप कोई डिस्कस कर रहे हैं दो बंदे और एक दूसरे के आंखों में इशारे कर दे, इसका मतलब बात पे सहमति हो गई, डील डन करो। जैसे लड़के करते हैं ना आपस में, चले भाई चले, आंखों में चलो, तो वही इसका मतलब क्या होता है कि सहमति होना। टू एग्री विद अनदर, दूसरे के साथ सहमति करना। टू सी आई टू आई।
अगला है हेल एंड हार्टली। हेल एंड हार्टली, इसका मतलब क्या होता है कि स्वस्थ होना। ठीक है, हेल्थ एंड हार्टली मतलब स्वस्थ होना दिल से। हैप्पी, हेल्दी, सुपीरियर या फ्रेंडली, तो इसका मतलब होता है हेल्दी। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, 45 नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 है, वन वर्ड है इसमें। ए प्लेस वेयर फाइट टेक्स प्लेस। ऐसी जगह जहाँ पर लड़ाई होती है, यानी कि अखाड़ा, समझ गए। अखाड़ा होता है, दंगल होता है जहाँ पे अखाड़े में, तो वो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में। अखाड़ा जो होता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, अरेना। अरेना इसको बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, पहला है आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब होता है शस्त्रागार, जहाँ पर अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं युद्ध के, जो पिस्तौल गोला बारूद जो रखा था, आर्सेनल होता है वो। असाइलम होता है शरण देने का स्थान, शरणार्थियों को जगह देते हैं असाइलम। और एक्वेरियम होता है जो एक्वेरियम जो पानी के अंदर जो मछली वगैरह जो पड़े जाते हैं ना, जो पानी वाले जो पक्षी, जल जीवशाला। एक्वेरियम नहीं होता जो घर के अंदर छोटी सी मछलियाँ रखते हैं एक छोटे से बिक्कर के अंदर, वो होता है एक्वेरियम। अगला है प्रश्न नंबर 46 और इसके अंदर मीनिंग बताना है। ओरिजिनेटिंग और अकरिंग नेचुरली इन द प्लेस और कंट्री वेयर फाउंड, यानी कि किसी जगह पर अपने आप पैदा होना। ठीक है, यानी कि जो उस देश की ही है, इसका मतलब हो गया स्वदेशी। कहने का मतलब ये है जिस भी देश में पाई जाती है उसी देश के द्वारा बनाई जाना। इंडिजिनियस, इंजीनियस, नेशनल या फिर ऑर्डिनरी, तो ये जो होता है ये होता है इंडिजिनियस। इंडिजिनियस होती है स्वदेशी, जिस देश में बनाई जाती है। नेशनल होता है राष्ट्रीय, और इग्नियस होता है सरल, ऑर्डिनरी होता है साधारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिजिनियस। इसका मतलब होता है स्वदेशी, जो चीज़ जिस देश में बनाई जाती है वहीं पाई जाती है, इसका मतलब स्वदेशी, उसी देश की। अगला क्वेश्चन नंबर 47 में करेक्टली स्पेल बताना है आपको थ्रोफेयर की। थ्रोफेयर की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, तो ये होती है THOROUGH, थ्रोफेयर, FARE। थ्रोफेयर होता है सर्वमान्य, सबके द्वारा अप्रूवल दी गई जिसको। 48 नंबर है, इसमें भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है डिस्क्रिपेंसी की। DISCREPANCY, और ये किस ऑप्शन के अंदर दी गई, ऑप्शन सी के अंदर। डिस्क्रिपेंसी, इसका अर्थ होता है भेद करना, विसंगति होना, अलगाव। ठीक है, अगला बताना है सिनोनियम। सिनोनियम का मतलब है, जो इसका मतलब है वही अर्थ होना चाहिए। क्यूरेटिव, क्यूरेटिव का अर्थ होता है जो रोग निवारण करती है, रोग निवारण करने वाली, बीमारी से ठीक करने वाली। क्योंकि CURE, क्योर का मतलब होता है उपचार करना। ठीक है, तो क्यूरेटिव होता है जो उपचार करने वाली, रोग का निवारण करने वाला, करने वाली। ट्रेम्बलिंग, फीडिंग, डैमेजिंग या फिर फीडिंग, तो इसका जो होता है इनमें से कोई भी नहीं है। ट्रेम्बलिंग का क्या अर्थ होता है, सिराना। डैमेज होता है हानि पहुंचाना। फीडिंग होता है पालना। ऑप्शन डी इसमें गलत दिया, डबल हो गया, और ये होता है हीलिंग, HEALING। हीलिंग का मतलब होता है जो घाव भरती है, जो उपचार करना। क्यूरेटिव का मतलब भी यही है, और हीलिंग का भी। ऑप्शन सी और डी एक से छप गए, इसमें आएगा हीलिंग। हीलिंग का मतलब उपचार करना, जख्म भरना। क्यूरेटिव का मतलब भी होता है रोग निवारण करना, ठीक करना, उपचार करना। अगला है 50 नंबर, और इसमें आपको बताना कि किस हिस्से में एरर है। ये एक सेंटेंस दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बताना किस भाग में गलती है। आई एम सॉरी बट आई डोंट एग्री विद विच यू जस्ट सेड। इसमें आपको ये बताना कि एरर कहाँ है। देखो, आपको पढ़ते ही समझ में आ गया। आई एम सॉरी, मैं मुझे माफ़ करना, बट आई डोंट एग्री विद विच यू जस्ट सेड, तो विच नहीं आएगा यहाँ पे, विद यू सीधा आएगा, विच नहीं आएगा। ठीक है, अगला है 51, और इसमें भी आपको एरर बतानी है, किस हिस्से में एरर है। दिस बोतल मस्ट नॉट बी मेक टू स्टैंड क्लोज टू द फायर। इस बोतल को आग के पास बिल्कुल नहीं रखना। इसमें एरर कहाँ दिखेगा आपको। दिस बोतल, इसमें तो कोई गलती नहीं है। मस्ट नॉट बी मेक, मस्ट नॉट बी मेक टू स्टैंड क्लोज टू द फायर, तो इसमें मेक टू स्टैंड की जगह क्या आएगा, मेड आएगा। सेकंड फॉर्म आएगी मेड टू स्टैंड। मेक टू स्टैंड की जगह क्या आएगा, मेड टू स्टैंड आएगा। ठीक है,
मेक टू स्टैंड की जगह आएगा मेड टू स्टैंड, क्योंकि मस्ट नॉट बी दिया गया है, ये पैसिव वॉइस है, तो ये इसकी थर्ड फॉर्म ली गई है। मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी में एरर है, मेक टू स्टैंड की जगह आएगा मेड टू स्टैंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें भी सेंटेंस दिया है और आपको एरर बताना है। द साउंड ऑफ द सी वेव्स बिकम्स ग्रेजुअली वीकर ओवर द टाइम, और आपको इसमें बताना साउंड ऑफ द सी वेव्स। इसमें आपको करेक्शन करनी है, कुछ करेक्शन होगी या नहीं होगी। द साउंड ऑफ द सी वेव्स, जो समुद्र की जो लहरें हैं उनकी आवाज़, बिकम ग्रेजुअली वीकर ओवर द टाइम, समय के हिसाब से कमज़ोर हो गई है। तो साउंड ऑफ द सी वेव्स, तो साउंड्स तो आएगा नहीं, साउंड ही रहेगा, सही है। साउंड फ्रॉम द सी वेव नहीं होता, साउंड ऑफ द सी वेव्स होता है, ये भी नहीं आएगा। साउंड विद द सी वेव्स, ये भी नहीं आएगा, इसका मतलब कोई इंप्रूवमेंट इसमें नहीं होगी। साउंड ऑफ द सी वेव्स ये सही है, किसी भी चीज़ का आवाज़ साउंड होना। साउंड ऑफ समथिंग, साउंड ऑफ सी वेव्स, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है ये। अगला है 53 नंबर, और इसमें भी एरर ढूंढना है आपको, किस हिस्से में एरर है, ये को इंप्रूवमेंट करनी है। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस बिग स्कीम्स फॉर फार्मर, वुमेन एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन हिज बजट स्पीच। इसमें सही से दिख रहा है, यहीं पे ही एरर बताना है। द फाइनर मिनिस्टर हैज़ अनाउंस, देखो सीधी सी बात है, हैज़, हैव, हैड, इसके साथ क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज़ के साथ क्या आ जाएगा, हैज़ अनाउंस्ड, उसमें खाली अनाउंस था, ये आएगा थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड, ठीक है। हैज़ या हैव, हैड दे रखा है, परफेक्ट टेंस है, इसमें आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ अनाउंस्ड आएगा। 54 नंबर जो प्रश्न है, 54 नंबर, ये एक पैराग्राफ दिया है और इसमें से आपको इस पैसेज का आंसर दे रखा है कि व्हाट हेल्प द एलिफेंट टू फाइट इन द, ये पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है। अगर प्रश्न 2 से ज़्यादा हो तो आपको उत्तर देना है, अदरवाइज मत देना। इसका उत्तर ऑप्शन बी आएगा। आगे भी एक ये पैराग्राफ दिया है, ये सारा आपको पढ़ के और फिर उत्तर देना। ये 2 बड़े पैराग्राफ आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आप एक बार पढ़ के इसमें सोल्व करने की कोशिश करो, पेपर में एकदम लास्ट में करना ये। और इसमें पूछा कि क्या इसका उत्तर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री हैज़ वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी इन इट्स ब्रॉड टैंक, और इसका उत्तर हो जाएगा बायोबल। देखो ये पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब का, नॉलेज हब पे जाओ, ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो पहली बार क्लास देख रहा है वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। हमारे 55% हो चुके हैं, इंग्लिश भी हो गई, हरियाणा जीके भी हो गई, जीके भी हो गई, कंप्यूटर के सवाल भी हो गए, हिस्ट्री पॉलिटी भी हो गई। अब आगे हमारी आएगी हिंदी। हिंदी भी ध्यान रखना, पेपर में कम से कम 10 नंबर की आएगी। हिंदी और इंग्लिश 10-10 नंबर की आएगी पेपर के अंदर, ध्यान रखना, इग्नोर मत करना इंग्लिश को, जो तुम इग्नोर करने लग रहे हो, ठीक है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 56 से, यहाँ से शुरू होती है हिंदी। सवाल 56 नंबर प्रश्न है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो इसमें पूछा है कि ये जो प्रतिदिन है, ये प्रति क्या है, प्रति जो यूज किया वो क्या है, उपसर्ग है, अव्यय है, कारक है या फिर सर्वनाम है। हमें प्रतिदिन जो है वो सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो प्रतिदिन जो होता है वो है अव्यय, उपसर्ग मत लगा देना, अव्यय है। अव्यय क्या होता है, अव्यय वो होता है जिस पर लिंग, पुरुष, वचन, कारक इनका कोई प्रभाव ना हो। तो प्रतिदिन का कोई प्रभाव, प्रतिदिन शब्द क्या है, अव्यय है, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला है इनमें से स्त्रीलिंग बताना है कौन सा है, उल्लास, हमला, हरकत, हवाला। स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो स्त्रीलिंग शब्द है हरकत। ऐसे नहीं दे में हरकत सी हो रही है, समझ लो, फीमेल वाली जो फीलिंग आती है इसके अंदर, हरकत अच्छी नहीं लगती। तो हरकत एक जो शब्द है जो स्त्रीलिंग है। अगला है 58 नंबर, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपरोक्त वाक्य में कर्ता कौन है। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, इसमें कर्ता कौन है, काम को करने वाला कौन है, प्रवीण, भाई, पुरस्कार या प्रवीण का भाई। तो काम करने वाला कौन है, प्रवीण का भाई, ये इसमें कर्ता है। कर्ता कौन होता है, जो काम को करता है। तो प्रवीण का जो भाई है उसने तो अवार्ड मिला, तो वो है कर्ता, प्रवीण का भाई।
और आपने पढ़ा कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। तो जिसके बाद ने आए तो प्रवीण के भाई ने, तो कर्ता कारक क्या हो गया, प्रवीण के भाई। 59 नंबर है, एकल शब्द का तद्भव रूप क्या है। एकल शब्द का तद्भव रूप पूछा है, यानी कि एकल एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा। अकल, अकेला, अकिल। तो एकल का मतलब क्या होता है, अकेला। अकेला एक तद्भव रूप आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला है 60 नंबर, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, एकदम आगे लगते हैं, ठीक है। तो अत्यंत के अंदर कौन सा उपसर्ग है, ए, अंत, आ या फिर अति। तो अत्यंत के अंदर जो उपसर्ग है वो है अति। ध्यान रखना, अति उपसर्ग है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अति, ठीक है, ध्यान रख लेना ये। जैसे अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशयन में, लेकिन अत्यंत में भी कौन सा उपसर्ग है, अति। अगला है 61 नंबर, सहोदर। सहोदर, इसका आपको विलोम शब्द बताना है सहोदर का। परोदर, अन्योदर, अधर या कुधर, इसका विलोम शब्द आपको बताना है सहोदर का। तो सहोदर का जो विलोम शब्द होता है वो है अन्योदर। अन्योदर, ठीक है। धर का विलोम होता है अधर, अन्योदर का विलोम औदर्य। तो सहोदर का विलोम होता है अन्योदर। स्थिर शब्द का पर्यायवाची बताना। स्थिर, स्थिर का मतलब होता है अडिग, एक जगह रहना। इसका पर्यायवाची क्या होगा, स्थिरता, अडिग, निश्चल या दृढ़ता। तो ये होता है अडिग, अपनी जगह पर रहना। स्थिरता अलग चीज है, स्थिर अलग है, ठीक है। स्थिर एक स्थिरता इसका ही आगे विकसित रूप है, इसका पर्यायवाची नहीं होगा। पर्यायवाची होगा जो इसका सेम भाव रखता हो, वो है अडिग। 62 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला है 63 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। यानी कि 4 ऑप्शन है, तो किस एक ऑप्शन के एक से ज़्यादा मतलब निकलते हैं, किस एक शब्द के। जैसे नासिका है, नासिका का तो एक ही मतलब होता है नाक। कान, नेत्र, ये तो एक ही मतलब हुआ, कान का मतलब कान, नेत्र का मतलब आँख। लेकिन अंग, अंग अलग अलग होते हैं। जैसे शरीर के अंग, अंग का मतलब होता है भाग, अंग का मतलब होता है संख्या, टुकड़ा, भेद, ठीक है। एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो वो है अंग। ये पर्यायवाची शब्द मत देखना इनके भाई, इनके पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब होता है उसी भावना। जैसे नेत्र को हम आँख बोल दो, चाहे नैन बोल दो, बात तो वही हो गई। लेकिन अंग, अंग अलग अलग चीज़ होती है। अंग मतलब शरीर का अंग, अंग मतलब किसी चीज़ का हिस्सा, किसी चीज़ का टुकड़ा, ठीक है। एक अंग देश भी था प्राचीन काल में, आपने पढ़ा हो तो। अगला है अली। अली शब्द का सही अर्थ क्या है। एक तो अली होता है भौरा, ठीक है, और एक अली अली होता है अंश, हिस्सा, सखी। अली होता है एक तो भौरा और एक अली होती है सखी। तो वह कौन सा आएगा, भौरा और सखी। छोटे जो पहले छोटी ई की मात्रा है, इसका मतलब होता है भौरा, भौरा जो फूलों पे बैठते हैं ना, भौरा वो। और एक होता है अली, अली होता है सखी। और एक इंग्लिश में भी अलाई होता है, और उसका मतलब होता है पानी। एडम्स अलाई, जो आपने पढ़ा होगा। अगला है प्रश्न नंबर 65, जो स्त्री सूर्य बिना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, उसको क्या कहेंगे। ऐश्वर्य दर्शना, ऐश्वर्य दृष्टता, या फिर ऐश्वर्य स्पर्शता, या फिर ऐश्वर्य पश्या। जो स्त्री सूर्य बिना देख सके उसे बोलते हैं ऐश्वर्य पश्या, ऐश्वर्य पश्या। प्रश्न नंबर 66 है, संधि के कितने भेद होते हैं। सीईटी मेंस में पूछा गया था ये प्रश्न। ये प्रश्न है, ये अभी सीईटी में पूछा गया था, संधि के कितने भेद होते हैं। 1 2 3 4। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि के 3 भेद बताए गए हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। ये 3 भेद होते हैं संधि के। अगला है 67 नंबर, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और प्रथम पद प्रधान हो। देखो प्रथम पद प्रधान हो और वो ही अव्यय हो गया, तो क्या हो गया, अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास जिसका पहला पद अव्यय हो और वो प्रथम पद ही प्रधान हो,
अव्यय क्या होते हैं, बार बार ध्यान रखना, जिस पर लिंग वचन कारक इनका कोई प्रभाव ना पड़ता हो। तो पहला पद अव्यय और वो ही पद प्रधान हो, जैसे यथासंभव, प्रतिदिन। अगला है 68 नंबर। निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में बनाइए। उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ। उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ। कैसा वाक्य है? ये एक मिश्रित वाक्य है। इसको आपने सरल वाक्य में बताया, सिंपल वाक्य में बताना, सीधी बात। दिए गए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है, नहीं तो कर देंगे हम। उसने अपने आप को विदेशी बताया, वह बोला कि वह विदेशी है, नहीं। उसने अपने आप को विदेशी बनाया या उसने अपने आप को विदेशी बताया। तो उसने कहा कि उसने कहा, उसने बताया अपने आप को कि वह विदेशी है। तो जो बी है ऑप्शन, ये सरल वाक्य हो जाएगा, उसने अपने आप को विदेशी बताया। 69 नंबर है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न कौन करता है? शब्द और अर्थ की दृष्टि से जो सौंदर्य उत्पन्न करते हैं भाषा में, उनको क्या कहते हैं? वो होते हैं अलंकार। जो भाषा में जो शब्द और अर्थ की दृष्टि से जो सौंदर्य उत्पन्न करते हैं किसी भी काव्य में, होते हैं अलंकार। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्द, अर्थ और उभय, ठीक है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी का आखिरी प्रश्न है 70 नंबर। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका क्या अर्थ है? एक मुहावरा लोकतः दी गई, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, मुहावरा है। इसका मतलब होता है कि एक अकेले आदमी से कोई काम नहीं होता, ज़्यादा शक्तिशाली अकेला आदमी नहीं होता, अकेला आदमी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता, ठीक है। तो ये 70% हो चुके हैं हमारे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के। 70% हमने कर लिए। इसमें जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सारा कुछ हमने इसमें कर लिया है। अब 2 टॉपिक बच गए, एक बच गया गणित और एक बच गया रीजनिंग। प्रश्न नंबर 71 से हमारा गणित शुरू हो रहा है। अब हम कुछ सवाल गणित के करेंगे और फिर लास्ट में कुछ सवाल करेंगे रीजनिंग के। प्रश्न नंबर 71 यहाँ से गणित शुरू हो रहे हैं। देखो PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब का। नॉलेज हब ज्वाइन कर लो ना, वहाँ पे PDF मिलेगी, डाल रखी है सारी, जो मॉक टेस्ट हमने करवा दिया उन सभी की है वहाँ पे। और जो पहली बार क्लास देख रहा है ना, वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 71 नंबर है प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है जो 5, 10 और 15 से विभाज्य है? पूर्ण घन संख्या बतानी है, तो वो बाद में बताएंगे। पहले वो संख्या निकालो जो 5, 10 और 15 तीनों से भाग जाती है पूरी पूरी। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए हम तीनों का एलसीएम लेते हैं, 5, 10 और 15। तो 5, 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 30। 30 वो सबसे छोटी संख्या जो 5, 10 और 15 से पूरा पूरा भाग जाती है। अब इसने कहा कि वो घन संख्या बतानी है, तो 30 की क्यूब कर दो। 30 या 900, 900 या 27,000। तो सबसे छोटी वो क्यूब की संख्या है जो पूरा पूरा भाग जाती है 5, 10, 15 से, वो 27,000। परफेक्ट क्यूब पूछिए, यानी कि इसका परफेक्ट क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। सबसे पहले तो वो संख्या निकालो जो इनसे पूरा भाग जाती है, फिर इसका 3 बार क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, 3 बार गुणा कर दो, वो आ जाएगी 27,000। सबसे छोटी संख्या पूछी है। अगला है 72 नंबर सवाल, 6 और 12 प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या जो 6 से भी भाग हो और 12 से भी भाग हो और परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। 6 और 12, 6 और 12 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो देखो 6 और 12 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या 12 ही है भाई। जो संख्या 6 और 12 से भाग होगी तो सबसे छोटी संख्या 12 होगी। इसकी पूर्ण वर्ग संख्या पूछे तो 12 का स्क्वायर कर दो, तो क्या आ जाएगा? 144। 144 वो संख्या है जिसका अगर हम पूर्ण वर्ग करेंगे ना, तो वो 6 और 12 से भाग हो जाएगा। यानी कि एक ऐसी संख्या जिसको हम पूर्ण वर्ग कर सकते हैं सबसे छोटी, और जो 6 और 12 दोनों से भाग होती है, तो वो आएगा 144। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा है इसके अंदर। अब 36 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन जैसे इसका हम रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 6। तो 6 तो खाली 6 से भाग होगा, 12 से थोड़ी ना होगा। 6 और 12 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 12 ही तो है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे कोई संख्या, तो पहले इसका स्क्वायर ही कर दो, जो ऊपर वाले में क्यूब करा था ऐसे ही, तो 144 बनेगी। तो 144 वो संख्या है जिसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और जो 6 और 12 से भाग होगा पूरा पूरा। अगला है 73 नंबर सवाल,
दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, इनका अनुपात बताना है। देख, दो संख्याएं दे रखी है 14 और 18, इनका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। एक संख्या है 14, दूसरी संख्या 18, इनका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात आपको बताना है। तो 14 और 18 अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो 14 और 18 का एलसीएम आएगा 126। कितना आएगा? 126। और 14 और 18 का एचसीएफ आएगा 2। क्या आएगा? 2। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2 अनुपात 126, यानी कि 1 अनुपात 63 हो जाएगा। पहले एचसीएफ बाद में एलसीएम। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है सवाल नंबर 74 और ये सरल करना है। तो पहले होगा छोटा ब्रैकेट ये 8 - 1/5 जमा 4 - 2 भाग में 1/2। तो पहले तो ये इधर देखो 2 भाग में 1/2 है, तो भाग का निशान गुणा होकर 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और आगे है ये +4, तो ये तो हो गया 0 पीछे का। भाई 2 भाग में 1/2 है तो भाग की जगह गुणा का निशान आएगा तो उल्टा हो जाएगा, -4 आ जाएगा, -4 + 4 गया तो 0। 8 में से 1/5 घटा दो, 8 में से 1/5 घटा दो, तो 8 × 5 = 40, में से 1 गया तो 39/5 बचेगा। का मतलब गुणा, और ये है 14/3। ठीक है, और इसको गुणा कर लेना, 22 × 4 = 88, 91/4 आएगा इधर से। तो पहले तो का सोल होगा, उसके बाद भाग का निशान सोल होगा, ध्यान रखना। तो यह आ जाएगा 5/14। ठीक है, और इसका जो करेक्ट उत्तर जो आपको निकल के आएगा और वो आएगा 5/8। कितना आएगा? 5/8 आ जाएगा। ये 39, और ये आप सोल्व कर लेना, सही है, 5/8 उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला है 75 नंबर। 4 संख्याओं का अनुपात दे रखा है SUVW और इनका जोड़ दे दिया 868। तो इसका सीधा सा मान है SUVW, इनको जोड़ दो, 9 × 2 = 11, 11 और 13 कितना हो गया? 24। 24x अगर हम ले, इसका मान दे दिया 864। तो x की मान कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 36, यानी कि संख्या कितनी गुणा? 36 गुणा 36 से गुणा करना है इनको। s की वैल्यू आ जाएगी 36 × 2, u की आ जाएगी 9 × 36 और w की आ जाएगी 7 × 36। ठीक है, इन तीनों का जोड़ पूछा है, तो SUV जोड़ लो पहले। s कितना है? 2, u जोड़ लो, 9 × 2 = 11, 11 × 7 = 18, 18 × 36 कर देना, 36 × 18 और 18 × 36 करेंगे, वो आएगा 648। ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा। अगला है 76 नंबर सवाल। सप्ताह के पहले 2 दिन के लिए शहर A का औसत तापमान 105 है, अगले 3 दिन के लिए 84 और लास्ट के 2 दिन के लिए 49 है। सप्ताह B के लिए कुल साप्ताहिक वर्षा 455 है, तो दोनों शहरों को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा क्या होगी? देखो, इसमें औसत दिखा रखी है अलग अलग दिन की। शुरू के 2 दिन का 105 है औसत, तो टोटल कितनी बारिश होगी? 210। अगले 3 दिन का 84 है, तो टोटल कितनी बारिश हो गई? 84 × 3 कर देंगे। ठीक है, 84 × 4 = 12 और 8 × 24 और 1 = 25, 252 हो गया। 2 दिन में होता है 49, तो 2 दिन जोड़ेंगे तो आ जाएगा 98। अब ये तीनों इसकी जोड़ेंगे टोटल, तो इसमें टोटल बारिश इस शहर में कितनी होगी? 560 पहले सप्ताह की। अगले सप्ताह टोटल बारिश हुई है 455, इनका औसत निकालना है, तो 560 जमा 455 बटे में 2 कर देंगे। औसत कितना कितना कर देंगे? बटे में 7 कर देंगे। दिन के हिसाब से पूछी है, दैनिक वर्षा पूछी है ना, तो 7 से भाग कर देना इसको। 560 जमा 455 बटे 7 और वो आ जाएगा 145। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। देखो, एक सप्ताह में अलग अलग दिन की दे रखी है, 2 दिन की अलग, 3 दिन की अलग और फिर लास्ट 2 दिन की अलग। तो इसमें टोटल निकाल लेना, एवरेज को हटाएंगे तो उससे गुणा करके कुल वर्षा आ जाएगी और फिर उसमें इनका एवरेज निकाल लेना 7 से भाग दे के। अगला 77 नंबर। एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है, तो संख्या और संख्या के 35% में कितना अंतर होगा? भाई मान लो एक संख्या का 40%, यानी कोई x है संख्या, तो संख्या कितनी हो गई? एक संख्या का 40% कितना हो गया? 40x। और
उस संख्या के 1/4 यानी कि 1/4x से 105 अधिक है, ऐसे आ जाएगा। 1/4x में 105 जोड़ देंगे, वो आ जाएगा 40x के बराबर। ठीक है, 40% मतलब x का 40/100 ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, 4/10x आ जाएगा। आर पार गुणा करके x निकाल लेना, फिर x का 35% निकाल देना, इन दोनों का अंतर ले लेना, और ये जो अंतर आएगा 455 अंतर आ जाएगा। अगला है इसके बाद, और वो है प्रश्न नंबर 78। x का 30% और y का 40% अगर बराबर है तो y और x का अनुपात क्या होगा? x का 30% बराबर y का 40%, x गुणा 30 बराबर y गुणा 40। तो y/x पूछा है, तो y/x क्या आ जाएगा उधर? 30/40, यानी कि 3:4। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, 3:4 में। ठीक है, x गुणा 30 बराबर y गुणा 40 दे रखा, y/x हमें निकालना है, तो 3/4 आ जाएगा। सवाल नंबर 79 में दिया है कि रमेश 75 वस्तु 10,800 में खरीदता है और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो 75 वस्तु खरीदी है 10,800 के अंदर। ठीक है, तो यानी कि 75 वस्तु का ये है, तो एक वस्तु कितने में खरीदी होगी इसने? भाई टोटल वस्तु कितनी खरीदी उसने? 75, और 75 वस्तु खरीदी उसने 10,800 रुपये के हिसाब से। लेकिन इसमें एक चीज़ देखो कि उसने जो बेचा है वो 5 वस्तुओं के, देखो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचा है। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचा है। वस्तु खरीदी कितनी थी उसने? 75। 5 वस्तुओं के उसका लॉस हो गया, तो टोटल कितनी वस्तुओं की कीमत दी होगी उसने? 80 वस्तुओं के हिसाब से तो बेची होगी उसने, यानी कि 10,800 वस्तुएं, 80 वस्तुएं बेची 10,800 में, तो कितने की वो हो गई? एक वस्तु की कीमत 135 रुपये। देखो 75 आर्टिकल थे, 75 आर्टिकल जो बेचे थे उसने, और सीधा सा जो हम निकालते थे इसको भूल जाओ अमाउंट को, ये सोचो कि 75 वस्तुएं खरीदी थी उसने, लेकिन उसने बेची कितनी? 70 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर बेच दी। 75 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था उसमें 5 वस्तुओं का लॉस हो गया, तो टोटल जो वस्तु हो जाएंगी 80 बिकेंगी, 80 के हिसाब से बेचेगा वो, तो 10,800 को 80 से भाग दे देना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, 135। अगला है प्रश्न नंबर 80। एक निश्चित राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज 9,000 रुपये है। यदि ब्याज की दर 30% हो जाए तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? देखो इसमें 15% दर है, 3 साल का टाइम है, ब्याज कितना है? 9,000 रुपये। तो इसमें सिंपल अगर हम मूलधन निकालेंगे तो मूलधन क्या होगा? ब्याज गुणा में 100 बटे दर गुणा में समय। तो ब्याज कितना है? 9,000 गुणा में 100 बटे दर कितनी है? 15 और 3 45, 45 दूनी 90, कितना हो गया? 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये पर 30% की दर से 2 साल का, 2 लाख गुणा 30 बटे गुणा में 2 साल बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12,000 रुपये ये हो जाएंगे। साधारण ब्याज का सवाल सीधा है। 81 नंबर है, किसी जार के 2/5 शहद को अन्य जार के 2/5 तरल में मिलाया जाए। शहद का जार तरल की जार से 2 गुना था, इस अंतिम मिश्रण में शहद की सांद्रता क्या होगी? इसमें पूछा है कि 2/5 हनी फ्रॉम ए जार वाज मिक्सड विद 2/5 लिक्विड फ्रॉम अनदर जार, यानी कि एक जार के अंदर टोटल 5 थे, उसमें से 2/5 हिस्सा शहद लिया, दूसरे में से 2/5 हिस्सा लिक्विड का लिया, उनको मिला दिया गया। लेकिन इसने पूछा है कि द जार ऑफ हनी वाज ट्वाइस द साइज, यानी जिसमें शहद था उसका साइज डबल था जिसमें लिक्विड था उससे। ठीक है, ये चीज़ इसने कही है, तो इसका मतलब इसका साइज डबल था तो इसमें अमाउंट भी डबल हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि इसमें शहद कितना हो जाएगा? 4/5। अगर ये 2/5 है इसका, तो इसमें शहद हो जाएगा 4/5 के हिसाब से। ठीक है, ये अनुपात हो जाएगा दोनों का, 5 से 5 कट जाएगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1 में। ये हो जाएगा शहद यानी कि हनी और लिक्विड का जो अनुपात है वो। इसने पूछा है कि इन टोटल रेशियो में कितनी होगी, तो शहद कितना है? 2, टोटल अमाउंट कितनी है? 3, 2:3 हो जाएगी। देखो शहद था 2/5, ठीक है, और अनुपात बताना है, इसका लिक्विड का भी था 2/5,
लेकिन शहद वाले का साइज डबल था, तो ये कितना हो जाएगा 4/5 अनुपात 2/5, 5 से 5 कट गया, 4:2 हो गया, 4:2 यानी कि 2:1। शहद है 2 यूनिट और जो लिक्विड है वो है 1 यूनिट, टोटल यूनिट कितनी हो गई 3। शहद की यूनिट बताने, शहद कितना 2/3 यानी कि 2:3, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है 82 नंबर सवाल। 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक इमारत को 32 दिन में बनाते हैं। MDH का फार्मूला लगेगा, मैन डे आवर। तो 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे काम करके कितने दिन बनाएंगे, x दिन में। ठीक है, 8 से काटेंगे, 8 तिया 24। ठीक है, और ये कटेंगे 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो ये कितना हो जाएगा 32 गुणा में 4, और ये आ जाएगा 128/9 दिन में। 128/9 दिन में, ऑप्शन डी जो दिया है 128/9 दिन में। अगला है 83 नंबर। मोहित एक स्थान ए से चलना आरंभ करता है और बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5 भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। ए तथा बी के बीच की दूरी बताएं। ए तथा बीच की दूरी बताएं। तो टोटल डिस्टेंस, और अगर हमने एक डिस्टेंस मान ली डी, एक डिस्टेंस तो होगी d/5, भाई टोटल डिस्टेंस हमने डी मान ली, तो एक तो डिस्टेंस चलेगा d/5 हुआ हिस्सा। ठीक है, और उसमें टाइम लगा दिया, स्पीड है उसमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बटे में टाइम, यानी कि चाल क्या होती है, दूरी बटे में समय। कुल दूरी हमने निकालनी है, तो कुल दूरी हमने मान ली डी, कुल दूरी हमने मान ली डी। तो पहला चलता है 1/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस, यानी कि कुल दूरी का 1/5वां हिस्सा चलता है, तो वो कितना हो गया d/5। दूरी बटे चाल करेंगे तो हमारा समय निकल जाएगा। दूरी होगी d/5, समय कितना लिया इसने, चाल है इसकी 6 किलोमीटर, प्लस दूसरा कितना बच गया 4d/5वां हिस्सा, उसमें चाल कितनी इसकी 8 किलोमीटर, और टोटल समय कितना लिया है इसने 12 घंटे। ठीक है, समय निकालना है, समय क्या आएगा चाल बटे दूरी बटे में चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल, दूरी हमने d मान लिया, x मान ली, तो पहले तो उसका 5वां हिस्सा x/5, तो बचेगी कितनी 4x/5। पहले में चल रहा 6 की स्पीड से, दूसरे में चल रहा 8 की स्पीड से। यहाँ से सीधा d की वैल्यू निकल जाएगी 90 किलोमीटर। d का मान कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर। ठीक है, इस सवाल को आप ऑप्शन से भी पुट करके देख सकते हो। 90, पहले तो वो संख्या लेनी जो 5 से भाग हो जाए हिसाब देख के। ठीक है, 90 ले ली, 90 का 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 का 1/5 करेंगे तो 18 5 90 18 आ जाएगा, और बच गया 4/5 हिस्सा, तो वो कितना बच गया 72। ये चल रहा है 6 की स्पीड से और ये चल रहा है 8 की स्पीड, तो 6 तिया 18, इसमें 3 घंटे लगेंगे और इसमें लगेंगे 9 घंटे, टोटल कितना आ गए 12 घंटे। इसमें भी कितना दे रखा है 12 घंटे। ठीक है, तो 90 किलोमीटर हो जाएगा। 84 नंबर है, ये पाई चार्ट है, ये आप सोल्व कर लेना, पाई चार्ट का सवाल है ये। और एक भिन्न का सवाल है 85 नंबर, मैथ का लास्ट सवाल। इसमें से लिखने आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी। तो आरोही क्रम में है ये ऑप्शन सी वाली, पहले छोटी फिर बड़ी लास्ट में सबसे बड़ी। अगर अवरोही क्रम पूछता तो इसका उल्टा हो जाता, पहले ये बड़ी आती, फिर उससे छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। तो ये 85 सवाल हो गए हमारे, और यहाँ पे हमारा गणित कंप्लीट हो गया। अब लास्ट टॉपिक बचता है रीजनिंग का। रीजनिंग के 15 सवाल हैं, वो हम करते हैं। प्रश्न नंबर 86 है, और ये है कथन निष्कर्ष का। ये कथन दिया है, नीचे 4 निष्कर्ष दिए हैं। पहला दिया है कि सभी वर्ग यानी कि सभी स्क्वायर, ये एक ट्रायंगल है, नहीं सर्कल है, सभी वर्ग वृत्त हैं, कुछ आयत वृत्त हैं, ये कुछ आयत ये वृत्त बना दिए, कुछ त्रिकोण आयत है ये बन गए, सभी त्रिकोण षटभुज हैं, ये हो गया। ठीक है, ये तो स्क्वायर हो गया वर्ग, ये सर्किल हो गया, ये आयत हो गया, और आयत के बाद ये ट्रायंगल हो गया, और सारे ट्रायंगल क्या है हेक्सागन है, षटकोण है, ये बन गया। अब इसने पूछा है कि कुछ त्रिकोण वृत्त है, त्रिकोण और वृत्त, त्रिकोण और वृत्त का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दे रखा, गलत हो गया। कुछ आयत षटभुज है, हाँ जो आयत का त्रिकोण वाला हिस्सा है ये षटभुज में भी आएगा, स्टेटमेंट 2 सही है। कुछ त्रिकोण आयत और वृत्त दोनों है, कुछ त्रिकोण आयत भी है और वृत्त भी है, तो ऐसा कहीं नहीं दे रखा, आयत तो है लेकिन वृत्त का कोई नहीं दे रखा इसमें, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते तीसरी स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है,
चौथा है कि कुछ वर्ग षटभुज है, वर्ग तो एकदम इसके अंदर है सर्कल के, तो इसका तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं, तो ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ जो निष्कर्ष 2 है वो फॉलो करता है, निष्कर्ष 2 को अनुसरण करता केवल, यानी कि ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष 2 को। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले ऑप्शन देख लिया करो कितने निष्कर्ष पर ऑप्शन दिया है। जैसे इसमें निष्कर्ष चौथे का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो चौथा निष्कर्ष हमने सोल्व करके नहीं देखना, ठीक है। और इसमें सभी ऑप्शन इसमें निष्कर्ष 2 दे रखा है, तो अगर पहले सबसे पहले निष्कर्ष 2 को देखो होता है या नहीं। अगर निष्कर्ष 2 अनुसरण नहीं करता मान लो, तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाते, सीधा ऑप्शन ए निकल जाता हमारा उत्तर। समझ गए? ऐसे सवाल में ऑप्शन जरूर देखना है। ये फैमिली रिलेशन का है। प्रश्न नंबर 87 ये फैमिली रिलेशन का है, आप ये बनाकर देख लेना। उत्तर मैं बताता हूँ, इसका दामाद उत्तर आ जाएगा। 88 नंबर है, ये भी फैमिली रिलेशन का है, ठीक है। और 88 नंबर फैमिली रिलेशन में पुत्री उत्तर हो जाएगा इसका। जी जो है वो ई की बहन है। सी है ये इन दोनों की माँ है। और एफ़ की शादी हो रखी है ए से, एफ़ की शादी हो गई ए से। डी है वो एफ़ का बेटा है और सी का भाई है, यानी कि सी का भाई कौन है? डी, तो यानी कि ए और एफ़ सी के और डी के माता पिता हो गए। बी जो है वो है ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, यानी कि डी का साला है। बी है वो डी का साला है, तो डी का साला क्या होगा इसका, मतलब डी का साला है, यानी कि जो सी का भाई हो गया, ठीक है। इसके बाद अब जी का बी से रिलेशन बताना है, जी का बी से रिलेशन बता देना, ये पुत्री का रिलेशन आ जाएगा। 89 नंबर है, ये दिशा का है सवाल। दिशा के लिए आप ये डायग्राम याद रखना, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है, इसके हिसाब से चलाना। दक्षिण पूर्व की तरफ, दक्षिण पूर्व क्या है, ये इधर चलेगी पहले 7 किलोमीटर, फिर वो पश्चिम की तरफ होगी 14 किलोमीटर, ऐसे ही मुड़ जाएगी 45 डिग्री पे ये, ठीक है, 14 किलोमीटर चलेगी। अब वहाँ से ये उत्तर पश्चिम हो गई ये दिशा, तो वहाँ से अब ये इस डायरेक्शन में चलेगी फिर 7 किलोमीटर, और अंत में पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चल दी। आरंभिक स्थान से कितनी दूर है ये आपको इसमें बताना है। तो चली थी इधर 14, इधर वापस 4 चल दी, तो ये आरंभिक स्थान से कितना किलोमीटर हो गया, 14 - 4 10 किलोमीटर। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है, ये भी कथन निष्कर्ष पे है। कथन क्या है वो मैं बता देता हूँ। सभी आम अंगूर हैं, सभी आड़ू हैं वो भी अंगूर है, आड़ू भी अंगूर के अंदर आ जाएंगे, और सभी अंगूर अनार हैं, ठीक है। ये आम है, ये आड़ू है, ये अंगूर है, और ये सबसे बाहर वाला क्या है, अनार है। सभी आम अनार है, तो आम अनार है, सही है, सभी आम अनार है, सही है। सभी आड़ू अनार है, आड़ू भी अंदर है, अनार भी, ये भी सही है, निष्कर्ष दूसरा भी सही है। और तीसरा क्या है कि कुछ अनार अंगूर है, कुछ अनार है अंगूर है, वो भी सही है, यानी कि तीनों ही निष्कर्ष का अनुसरण करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी निष्कर्ष अनुपालन करते हैं, तीनों ही निष्कर्ष इसमें फॉलो करता है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है 91 नंबर, और ये भी कथन और निष्कर्ष पर है। इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं उधर, सभी एक बार इंग्लिश के देख के डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन है वो यहीं दिए गए हैं ऊपर ही, ठीक है। ये निष्कर्ष, और ये तो पहला है कि जो सभी लिली हैं वो डेजी हैं, तो लिली अंदर हो गया, डेजी बाहर हो गया। सम डेजी आर रोज, तो कुछ डेजी हैं वो रोज हो गया ऐसे, और जो सारे रोज हैं वो सूरजमुखी हैं, सारे रोज सूरजमुखी। ये अंदर वाला जो ये है लिली का, ये डेजी का है, और उसके बाद ये रोज है, और ये बाहर वाला है सनफ्लावर, सूरजमुखी। पहला है कि इस कुछ सूरजमुखी के फूल डेजी हैं, सूरजमुखी के फूल डेजी हैं, सही है पहली स्टेटमेंट। सारे लिली रोज हैं, सारे लिली रोज हैं, ऐसा तो कोई कनेक्शन नहीं है, ये गलत है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। 92 में है, ये 7 फ्रेंड बैठे हैं, इसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको, वो आएगा SUQPORT, ऐसे बैठेंगे, बीच में आएगा बी, ठीक है। और आपको इसमें देखना है, इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि बिल्कुल दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो बिल्कुल दाएं पाएगा टी। 93 नंबर है, इसमें बताना कि आकृति कौन सी अलग है। 93 नंबर में आकृति कौन सी अलग है, ठीक है। इसमें देखो 93 नंबर, और इसमें कौन सी आकृति अलग है, सारी आकृति लगभग एक अंदर, 2 अंदर और 3 बाहर है,
इसमें एक अंदर, दो अंदर, तीन अंदर, दो बाहर हैं। देखो जो बाहर ये बना होना है, इसमें दो बाहर तीन अंदर, इसमें एक बाहर, दो बाहर तीन अंदर, इसमें भी दो बाहर तीन अंदर, लेकिन इसमें तीन बाहर है, ये बाहर की साइड और दो पिन अंदर की साइड, तो आकृति एक अलग हो जाएगी। अगला है 94 नंबर। इसमें क्या पूछा है वो बताना है कि उस आकृति का चयन करें जो अलग है शेष से। इसमें से बताना है कि कौन सी आकृति अलग है, तो ये सी वाली आकृति अलग है। ये तीनों है ना, ये उल्टी बना रखी है मिरर इमेज, लेकिन एफ सीधा बना रखा। बनता कैसे, ऐसे बनाना था, यानी कि ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। सी वाली जो इमेज है वो उल्टी बना रखी है। 95 नंबर है कथन निष्कर्ष। कथन है कि ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है, ये कथन दे दिया। निष्कर्ष क्या है कि आलसी लोग ड्राइव नहीं करते, आलसी लोग ड्राइव नहीं करते, पहला निष्कर्ष तो ये दिया है। और दूसरा है कि हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। तो आलसी लोगों का तो इसमें कोई जिक्र है ही नहीं, इसमें है कि सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, ये सही है। ड्राइविंग करते समय अगर हम अलर्ट हैं तो एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। केवल निष्कर्ष 2 को अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। 96 नंबर है, ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको बताना कि कौन सा अलग है। LPK, CXR, EVP और AZT। तो इसमें देखो E का उल्टा क्या होता है, V, A का उल्टा Z, C का उल्टा R, लेकिन L का उल्टा ये नहीं होता। ठीक है, L का उल्टा होता है O, पहला अक्षर तो उल्टा था। दूसरा क्या है, इसमें से V में से 6 गए तो P बनेगा, Z में से 6 गए तो T बनेगा, और X में से 6 गए तो R बनेगा, लेकिन P में से 6 गए तो K नहीं बनेगा, P में से 5 जाने पर K बनेगा। यानी कि जो ऑप्शन ए है LPK वो अलग है। शुरू के 2 हैं वो उल्टे हैं और लास्ट के 2 में 6 का अंतर है। ये 97 नंबर, ये 6 फ्रेंड बैठे हैं और ये 6 फ्रेंड आपको बैठाना है। तो इसमें लास्ट में बताना है कि वनिता के पड़ोसी कौन है। तो उसके जो पड़ोसी आएंगे, वो वनिता के जो पड़ोसी बैठेंगे वो कौन कौन है। तो ये आपको एक तो जॉर्ज बैठेगा और एक ये सिंडी बैठेगा, ये वनिता के पड़ोसी बनेंगे। आप इसमें स्टेटमेंट बना के देख लेना, ठीक है, एक ऐसी सीधी लाइन लगा के उसके हिसाब से। अगला है 98 नंबर, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट है, ये भी आप बैठा लेना। और 98 नंबर में जो मैं बता देता हूँ आपको कौन कहाँ बैठेगा। क्रिस, इल्व, डैन, विजय, अर्जुन, ये तो ऊपर बैठेंगे दक्षिण की मुँह करके। और लड़कियों वाली में मिशा, शिल्पा, पूजा, रोजी और निशा। ठीक है, तो शिल्पा के दाएं तीसरे पर कौन है, शिल्पा के दाएं तीसरे पर जो कौन बैठी है वो बैठी है निशा। दाएं तीसरे पर 1 2 तीसरा, ये निशा बैठी है। 99 नंबर है और ये बताना है 100 111 और यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, लास्ट में आपको बताना है इसमें क्या आएगा। तो ये देखिए 12 और 8 को मिला के कितना हो गया 100, 18 और 6 को मिलाकर हो गया 111। तो 12 और 8 को करेंगे तो 12 और 8 को गुणा करेंगे, 12 8 96, 96 जमा इसका आधा कर दे, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 100। ठीक है, 18 को इससे गुणा कर दो, 18 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 108। इस 6 का आधा इसमें जोड़ दो, यानी कि 3 जोड़ दो, कितना बन गया 111। 15 को 4 से गुणा करो 60, 60 में इसका आधा जोड़ दो, कितना आ जाएगा 62। ठीक है, पहले दूसरे की गुणा करो और जो दूसरा है उसका आधा करके जोड़ दो। लास्ट प्रश्न है और ये बताना क्या गायब है इसके अंदर से। 4 5 का 89 हो गया, 3 4 का 43, 1 2 का क्या बनेगा। तो ये देखो 4 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई, बीच वाला ले लो, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 3 9 4 चौक 16, 3 3 9 4 चौक 16, कितना हो गया 25। लेकिन इसमें अभी भी कम है, 25 हो गया ना। 25 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो 43 बन जाएगा, यानी कि बीच वाले का स्क्वायर हमने फिर ऐड कर दिया। सेम ऐसे ही 4 चौक 16, 5 5 25, 16 और 25 कितना हो गए, अच्छा 4 चौक 16, ऐसे करो पहले वाले का क्यूब आएगा इसमें, पहले वाले का क्यूब और दूसरे का स्क्वायर। 4 का क्यूब 4 चौक 16, 16 चौक 64 जमा दूसरे वाला का 5 का स्क्वायर, 3 3 9 27 जमा 4 का स्क्वायर, ऊपर वाले का क्यूब नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का क्यूब नीचे वाले का स्क्वायर, इसका उत्तर हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 8 पूरा हुआ। हरियाणा CET प्रैक्टिस सेट 8 पूरा हुआ।
PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉलेज हब का लिंक है, आप नॉलेज हब ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पर। और जो करेक्ट पहली बार क्लास देख रहे हैं वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और ये टेस्ट सीरीज है, ये आर्यभट्ट के द्वारा तैयार की गई है, ये कॉन्टैक्ट नंबर उनके दिए गए हैं। CET का पेपर इसी टेस्ट सीरीज के ऊपर आएगा, ध्यान रखना, सेम इसी पैटर्न पे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो अपनी तैयारी जारी रखें, कभी भी नोटिस आ सकता है। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।